और अक्सर लोग ये होते हैं कि जिस बंदे का बीपी लो होता है उसको नमक का पानी पिला रहे होते हैं। तो वो चीज़ जो होती है वो गलत होती है कि कभी भी नमक का पानी से ये होता है कि वो एकदम हाई हो जाता है। तो कभी भी लो या हाई हो उसको कोई चीज़ खाने को ना दें जब तक आप किसी डॉक्टर या किसी जगह पे पहुंच ना जाए कि आपको पता चल जाए कि इसको बीपी है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? ये कल का प्रैक्टिकल था। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसकी तरफ हम आते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ बोन्स कितने होते हैं? काफ़ी सारे ब्रियोसिस है, ब्रेस्ट मेजर में ब्लड वेसल्स वगैरह भी डिस्टर्ब होती है ना, वो वाले पेनिट्रेटिंग वाले ना। थोड़ा सा आप लोगों की फील्ड है ना तो इसलिए आपको समझाना मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ब्लीडिंग दो टाइप्स की होती है, एक होती है इंटरनल ब्लीडिंग, एक होती है एक्सटर्नल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग क्या है कि मैं छत पे चढ़ा, सर्दियाँ आ गई हैं, पतंगबाजी का थोड़ा बहुत हम भी शौक रखते हैं, कि मैंने दूसरे की गुड्डी काटी, पीछे प्रोटेक्शन वाल नहीं थी, खुशी के मारे पीछे हुए, दूसरी मंजिल से नीचे गिरे। जब नीचे गिरे तो फिजिकली मुझे कोई चोट नहीं आई, लेकिन इंटरनली मुझे चोट आ गई। अब मुझे जब इंटरनली चोट आई है तो उसके साइन और सिम्टम्स क्या होंगे कि मेरे पेट जो होगा वो स्वेल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सख्त होगा और स्वेल होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ गर्दन से नीचे नीचे जब भी कोई इंटरनल चोट होती है तो खून आपका पेट के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। हाँ, अगर इस साइड पे आपको अगर चोट लगी हुई है, इस साइड पे ये जगह, तो ये नाक, मुंह, कान, नाक, मुंह, ये तीन जगह जहाँ से खून आपका बाहर आता है। रोड एक्सीडेंट्स के अंदर आपने देखा होगा कि लोगों के नाक से खून आ रहा होता है, कानों से खून आ रहा होता है या मुंह से खून आ रहा होता है। तो उसकी वजह यही होता है कि उनको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होती है। अब आप कोई माशाल्लाह कोई डॉक्टर नहीं है, कोई सर्जन नहीं है कि छुरी लेके उसको काटें, सोल्यूशन टेप से उसको बांधें या टांका लगाएं या स्टिचेस लगाएं और उसको बंद कर दें। ऑब्वियसली उस मरीज को आपने जितने जल्दी हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं आपने उसको हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट करना है और उसकी लाइफ को खतरा है, लेकिन उसको आपने ज़्यादा चलाना नहीं है। जितना आप उसको चलाएंगे उतनी ही उसकी ब्लीडिंग तेज होगी। जितना उसको आप ट्रांसपोर्ट स्ट्रेचर के ऊपर या व्हील चेयर के ऊपर करेंगे उतना उसके लिए बेस्ट है। अगर वो अनकॉन्शियस है तो आपने उसकी पल्स और ब्रीथिंग को रेगुलरली मॉनिटर करना है, और अगर वो नहीं, नो पल्स नो ब्रीथिंग है, देन आपको क्या करना पड़ेगा? CPR। ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग में एक आती है नोज ब्लीडिंग। नोज ब्लीडिंग क्या होती है? नक्सीर का आना। ठीक है, नक्सीर क्यों आती है? कोई बता सकता है कि नक्सीर आने की वजह क्या होती है? आप में से कितने लोगों को नक्सीर आती है? आती है, ठीक है, ये ठीक है। ब्लीडिंग में मोस्टली हम क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं? हमारा देसी टोटका क्या होता है कि जब हमें नक्सीर आती है ठंडा पानी अप्लाई करते हैं, सर को पीछे कर देते हैं, सर को लिटा देते हैं। नक्सीर आती क्यों है? कि ये जो आपका ब्रेन है यहाँ पे कुछ वीक वेन्स होती हैं, वो किसी भी वजह से ब्रेक हो जाती हैं। बेसिकली टेम्परेचर प्रेशर होता है, ज़्यादा सर्दी हो या गर्मी हो उसकी वजह से उसके ऊपर एक प्रेशर बिल्टअप होता है और उस प्रेशर की वजह से वो ब्रेक होती है और आपको नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है। अब उसमें हम लोग अगर सर को पीछे करेंगे तो खून सारा किधर जाएगा? ब्रेन में जाएगा, तो ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा है। ब्रेन में ना भी जाए तो आपके लंग्स में जा सकता है। ठीक है, आपके लंग्स में जब जाएगा तो ऑटोमेटिकली लंग्स भी डैमेज होंगी। तो ना तो सर को आपने पीछे करना है और ना लेटना है। सर पे आप जो डायरेक्ट पानी अप्लाई करते हैं वो चीज़ भी खतरनाक है, वो भी एक वजह होती है कि उसको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। एग्जाम्पल सिंपल देता हूँ कि गर्मियों के अंदर
आप लोग ठंडे पानी से शावर लेते हैं, जब आप एक मग्गा डालते हैं या शावर के नीचे आते हैं तो थोड़ी देर के लिए, चंद सेकंड के लिए आपकी सांस रुकती है या नहीं रुकती? यस। उसकी वजह क्या होता है कि वो जब पानी अप्लाई होता है तो वेन्स हमारी इस तरह सुकड़ती हैं, सांस की नालियाँ, बॉडी की वेन्स इस तरह सुकड़ती हैं और इस तरह खुल जाती हैं। तो अगर एक बंदे को नोज ब्लीडिंग हो रही है, आप सर के ऊपर ठंडा पानी डाल रहे हैं कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वो एकदम वेन उसकी सुकड़ेगी फिर खुलेगी, तो उसमें क्या इस बात का चांस है कि उसको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। तो सर के ऊपर हमने कभी भी पानी नहीं डालना। मैं इसकी एक बेस्ट एग्जांपल ये देता होता हूँ कि आपने बाजार से एक अच्छा सा पला हुआ मुर्गा लिया, आपने फ्रिज में रखा, वो इतना बड़ा मुर्गा सुकड़ के इतना सा हो गया 2-4 घंटे के बाद, क्योंकि सर्दी से वेन्स सुखती हैं। फिर जब आपने उसको पकाने के लिए बाहर रखा, घंटा 1.5-2 घंटे, तो वो अपने असल हालत में थोड़ा थोड़ा आ गया। ठीक है, तो कभी भी सर के ऊपर हमने पानी नहीं डालना, सर को पीछे नहीं करना, ना हमने लिटाना है। उसकी सिंपल फर्स्ट एड ये है कि मरीज को किसी कुर्सी के ऊपर, किसी बंदे के ऊपर, किसी सीढ़ी के ऊपर आप बैठ जाए, नोज को पिच करना है, यहाँ से नाक को दबाना है, नीचे की तरफ झुकना है। ठीक है, मुंह से सांस लेनी है नाक की तरफ, मुंह से सांस लेनी है नाक की तरफ। मुंह से सांस लेने और नाक की तरफ क्यों है? देखें, जब आपने किसी शादी पे जाना होता है, आप गुस्ल करते हैं, खवातीन बाल अपने धोती हैं, तो वो किससे वो ड्राई करती हैं? ड्रायर से करती हैं, क्योंकि वो उसको हॉट कंप्रेशन दे रहा होता है। इसी तरह जब हम मुंह से ठंडी हवा अंदर ले रहे हैं, नाक से बाहर जा रहे हैं, तो वो उस जगह को, उस खून वाली जगह को क्या कर रहा होता है? कंप्रेशन दे रहा होता है। अभी हमने सिंपल ये करना है, 3 दफा मुंह से सांस लेनी है नाक की तरफ, सिंपल 3 दफा, नहीं रुकता फिर 3 दफा, जब तक नहीं रुकता फिर 3 दफा। अब होता ये है कि जब हम नाक को यहाँ से पिच कर देते हैं तो खून अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। सर को पीछे करेंगे तो खून पीछे जाएगा, लेकिन जब हम इस तरफ फ्लो रखेंगे तो खून का फ्लो नीचे की तरफ होगा। मुंह से सांस ली नाक की तरफ भी, तो उसने उसको क्या किया? हॉट कंप्रेशन दिया, ब्लॉकेज हुई, कंप्रेशन भी है और खून रुक गया। ठीक है, सब जरा अपनी नाक को पकड़े इसी पोजीशन में, नीचे झुके, नीचे झुके, मुंह से सांस लें, मुंह से सांस लें और नाक की तरफ नीचे झुके, मुंह से सांस लें और नाक की तरफ, बस 3 दफा। नाक कान जगह खुल गया। ठीक है, और इस पोजीशन का सबसे बेस्ट फायदा क्या होता है इस पोजीशन का? कि आपके कपड़े नहीं गंदे होते। मोस्टली जिस बंदे को नक्सीर आ रही होती है, उसकी शर्ट, उसके कपड़े यहाँ से भरे हुए होते हैं, तो जब ये वाली आपकी पोजीशन होगी तो खून सारा गिरा भी तो वो नीचे गिरेगा। ठीक है, और अगर आपने पानी लगाना है तो आप उसकी इस जगह पे पानी लगाएं, ओके, हाथ गीला करें, इस जगह पे पानी लगाएं। ठीक हो गया, तो ये आ गई हमारे पास क्या? इंटरनल ब्लीडिंग। कि अगर किसी बंदे को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है या नोज ब्लीडिंग हो रही है, आपने उसको कैसे फर्स्ट एड देनी है। दूसरे नंबर पे आ जाती है एक्सटर्नल ब्लीडिंग। एक्सटर्नल ब्लीडिंग क्या है कि जी ये मेरे हाथ पे चोट आ गई, मैं नीचे गिर गया, मेरे घुटने पे चोट आ गई, मुझे पता है यार ये सामने से मुझे खून आ रहा है। अब उसके अंदर हम 3 किस्म की बैंडेजेस यूज करते हैं जो सर से लेके पाँव तक हमें कवर करती हैं। एक होगी रोलिंग बैंडेज या गोल पट्टी, जो आम हम यूज करते हैं, यार अंगूठे पे लगी, ठीक है, उंगली पे लगी, कलाई पे लगी, वो। दूसरा होता है क्रैब बैंडेज। क्रैब बैंडेज आप लोग ज्यादा यूज करते हैं डीपीटी वाले, जॉइंट्स वगैरह के ऊपर जो आपको चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो हम उसको गर्म पट्टी कहते हैं। परेशान ना हो लड़के पीछे वाले कि उसको क्या कहते हैं? गर्म पट्टी। ठीक है, क्योंकि इनकी फील्ड है तो मोस्टली मैं इनको बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और लड़के अगर पीछे बैठे हुए हों तो वो ज्यादा अच्छा सीखते हैं कि वो आगे बैठे। समझ तो गए होंगे आप मेरी बात।
कि हम लड़के अगर आगे बैठे तो हमें कम समझ आती, हम पीछे बैठे ना क्लास के आखिर में तो पूरा 90 डिग्री के एंगल में हमें समझ आती है। ठीक है, अच्छा आ जाए जी कोई प्यारे से भाई मेरे, प्यार आ जाए तो कुर्सी पे बिठाएंगे, नीचे भी नहीं। अच्छा अभी इनको इस जगह पे चोट आ गई, तो मैंने क्या किया कि आप अपना हाथ लें और इस जगह को दबाएं और दिल की सतह से ऊपर रखें। आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। आपको चोट लगी है इंशाल्लाह, अब आपको फर्स्ट एड देते ही मैं कहीं से जाकर आता हूँ, आपने ये है वो खून देख के नहीं होना, ठीक है। बस अब मैं अपना हाथ भी तो रख सकता था ना, ठीक है, मैं अपना हाथ भी तो रख सकता था, मैंने अपना हाथ क्यों नहीं रखा? 2 वजह। एक कि मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं, मेरे प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं है, पीपीज नहीं है मेरे पास। नंबर 2, इन्होंने हाथ रखा है तो इनका ध्यान इस जगह पे रहेगा और मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं जाके ये पट्टी, कोई कपड़ा, कोई रुमाल, कोई ऐसी चीज़ ले आऊँ। पट्टी करने का एक फार्मूला याद रखें कि अक्सर पट्टी हम बांधते इधर है, पट्टी इधर पहुंच जाती है, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि पट्टी हमेशा जिस्म के छोटे हिस्से से स्टार्ट करनी है और बड़े हिस्से की तरफ जाना है। बड़े हिस्से से स्टार्ट करेंगे छोटे की तरफ तो ऑटोमेटिकली वो लूज होगी, छोटे हिस्से से ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसकी ग्रिप स्ट्रांग होगी। पट्टी को ग्रिप करने का ये तरीकेकार है। ये अक्सर लोग मैंने देखा है कि जो हमारे लोग होते हैं ना, वो पट्टी जमीन पे होती है और वो यूं यूं लगे हुए होते हैं। उससे क्या होता है कि पट्टी भी गंदी हो जाती है और पट्टी है। अगर नीचे आपके पास कोई गाज है, कोई चीज़ है तो आप उसके ऊपर रख लें, नहीं है तो डायरेक्ट पट्टी के ऊपर ऐसे। नजर आ रहा है ना सबको? अगर पीछे वालों को नजर ना है तो पीछे खड़े हो, ठीक है। ये क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद आप लोगों ने ये पट्टियाँ करनी है, गौर से देख लें। ये मैंने पट्टी शुरू की, इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। साथ साथ मरीज से बातें कर रहा हूँ, उसको तसल्ली दे रहा हूँ। ये जितनी मैं टाइट कर सकता हूँ उसको मैंने टाइट की। जख्म अगर इधर है तो एटलीस्ट आपका इतना आपकी बेस होनी चाहिए, इतनी आपकी ग्रिप होनी चाहिए। फिर जख्म के ऊपर ही आपने पट्टी करनी है। सर अगर आप इस तरह रख लें, हाथ इस तरह रखें, ये अच्छा। अगर मेजर वाउंड है, तो ब्लीडिंग रोकना मुश्किल होता है, नीचे आप गाज वगैरह अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बेंड करें। ये सर आपने बेंड किया, बेंड करने के बाद इससे और प्रेशर बिल्डअप हो गया। अच्छा, इमरजेंसी सिचुएशन है, जाहिर बात है मेरे पास कैंची नहीं है, छुरी नहीं है, दांत से तो ये टूटनी नहीं है, मेरे दांत हिल जाने हैं, तो मुझे दांत की ज़रूरत भी नहीं है, न छुरी की। उल्टा भी, ये मैंने हाथ रखा, ये उल्टा हाथ रखा, ये उल्टा भी, ये नीचे से मैं लेकर आया और ज़ख्म के ऊपर मैंने कौन सी गिरा लगा दी, रिबन नॉट या तस्मों वाली गिरा आप कहते हैं, ठीक है। तस्मों वाली गिरा कह रहे हैं या रिबन नॉट। रिबन नॉट जख्म के ऊपर। अब रिबन नॉट का फायदा क्या होता है कि ये बड़े इजीली खुल जाती है, ये ठीक है। नॉट लगाने का तरीका मैं दोबारा बता देता हूँ। ये हाथ रखा, ये नीचे से हम लेकर आए, ये ठीक है, ये फिर नाखून को हमने इसको प्रेस किया ऐसे। नाखून को क्यों मैंने प्रेस किया कि अगर ये नाखून काला हो रहा है तो इसका मतलब है मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, मुझे थोड़ा लूज करना है। अगर नाखून रेड हो रहा है इसका मतलब है कि इनकी जो सर्कुलेशन है वो ठीक है। ठीक हो गया तो इंशाल्लाह सर आप ठीक हो जाएंगे। पानी से बचाएं, दवाइयाँ खाएं, उसको साफ कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें हम इसलिए रेकमेंड नहीं करते हैं कि आप हॉस्पिटल जाएं, ओटी से प्रॉपर नाक अपना साफ करें, क्योंकि जब आप नाक साफ करेंगे, उंगली कोई नाखून लग गया, कोई जरासीम हो गया तो आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो मोस्टली लोग क्योंकि आपके पास आएंगे आगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो उनको रेकमेंड करें कि डॉक्टर को चेक करवा के ओटी से प्रॉपर वो करवाएं। तो ये आगे आपकी कौन सी बैंडेज, रोलिंग बैंडेज। टेक्निक मैटर करती है।
बैंडेज के साथ टेक्निक मैटर करती है। अब ये बैंडेज हम किधर अप्लाई कर सकते हैं? अगर मेरे पाँव के इस जगह पे चोट है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? क्योंकि ये भी छोटी जगह वो है। मेरे सीने पे चोट आ जाती है, कहीं भी होती है, जॉइंट्स के अलावा किसी भी जगह पे अगर चोट आएगी तो मैं ये वाली बैंडेज को अप्लाई कर सकते हैं। प्रैक्टिकल सेशन के बाद आपने मेहरबानी करके मेरी जो पट्टियाँ हैं ट्रेनिंग की, इनको ऐसे फोल्ड करके मुझे वापस करना है। ठीक हो गया? मैं करता हूँ। अच्छा, अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती फिर क्या करेंगे? ये मैंने पट्टी कर दी, ब्लीडिंग फिर भी हो रही है, फिर क्या करेंगे? हॉस्पिटल तो लेके जाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल ले जाते हमें क्या करना चाहिए? हल्दी लगाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम एक और पट्टी भी कर सकते Yes. हैं, और इसके ऊपर हम घर का कोई टॉवल, कोई बेडशीट लेके उसका मोटा सा पैड बना के उसके ऊपर भी रख सकते हैं। ठीक है, ओके। क्योंकि मैंने आपको ये बात बता रहा हूँ कि हर जगह हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं होते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि घर में एक छोटी आई थी कज़न, तो उसने क्या हुआ, ग्लास उससे टूटा और उसके पाँव में कट लग गया। मैंने क्या किया कि उसकी टांग को एलिवेट किया। एलिवेट करने के बाद मेरे पास पट्टी तो उस टाइम फ़ौरन नहीं थी, यानी घर में फर्स्ट एड पाउच मैंने रखा हुआ है नहीं थी, तो मैंने एक टॉवल लेके उसको फोल्ड करके उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। यानी ये टॉवल रख दिया और टॉवल के ऊपर कोई मुझे कोई कपड़ा मिला, फाड़ के मैंने उसके ऊपर नॉट लगा दी। उससे क्या हुआ कि उसका जो ब्लड था हॉस्पिटल पहुंचते वो रुक गया। क्यों? कि ब्लीडिंग की एक ही फार्मूला है, प्रेशर, मोर प्रेशर, ट्रांसपोर्ट। पहला प्रेशर क्या हो गया कि आपने जो हाथ रख लिया, दूसरा प्रेशर क्या हो गया कि आपने पट्टी कर दी, पैड अप्लाई कर दिया, और थर्ड वन क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। तो घड़ी तो नहीं बनी? अच्छा ठीक है। तो दूसरी हैं क्रैब बैंडेज। ये छोटी वाली की बड़ी वाली, ये हम किसके लिए यूज करते हैं? मोस्टली घुटने पे, पाँव पे, कूनी पे, और हमेशा लगती कूनी पे, या कूनी पे लगती है या घुटने पे लगती है। मोस्टली हमें कूनी पे लगती है, और क्लास में तो ज़्यादा कूनी लगती है। तो सर जी थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। अब क्रैब बैंडेज और रोलिंग बैंडेज में फ़र्क क्या होता है? मैं वो वाली बैंडेज इधर क्यों नहीं कर सकता कि वो वाली बैंडेज जो होती है वो टाइट होती है। वो मैं करूँगा तो जॉइंट है वो लूज भी हो जाएगी और उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, इसलिए मुझे ये क्रैब बैंडेज करनी पड़ेगी। क्रैब बैंडेज करने के लिए आप इधर छोटा हिस्सा और बड़ा हिस्सा कौन सा है? छोटा हिस्सा कौन सा, बड़ा हिस्सा कौन सा? अब ये वाला छोटा हो गया, ये वाला हिस्सा बड़ा हो गया। इसको हम फिगर ऑफ 8 भी कहते हैं। फिगर ऑफ 8 बोल। हाँ, 8 वाली पट्टी। फिगर ऑफ 8। छोटे हिस्से पे हमने रोलिंग बैंडेज की तरह बेस बनाई। ये बेस बनाने के बाद हम इसको क्रॉस में लेके गए, फिर क्रॉस में हम ऊपर ले आए। अगर जख्म आगे तक है तो बेशक आप इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दें। ये क्रॉस में, क्योंकि जो चीज़ क्रॉस में होती है वो वैसे भी टाइट होती है और उसका प्रेशर होता है। वही वाला फार्मूला, ये हाथ रखा, ये नीचे, ये लाके नॉट ओके, ठीक है। ये तो आप मूव करें ऐसे। हाँ, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मरीज वाली फीलिंग वाइट, यानी मोस्टली मैंने आपको क्या बताया था,
या इस पे घुटने पे कोनी पे या कूनी पे या हाथ पे, क्योंकि जब हम गिरते हैं तो मोस्टली हाथ हमारा नीचे होता है। अगर हमारे पास में घास कर रहा हूँ, घास से मुराद ये होता है कि कोई कपड़ा छोटा सा, जैसे फॉर एग्जांपल ये कपड़ा है मेरे पास, इसको मैं 2-3 तह दे देता हूँ तो ये क्या बन जाता है, घास बन जाता है। हॉस्पिटल के अंदर आपके पास एक छोटा सा पट्टी होती है जिसे आप ड्रेसिंग साफ करते हैं या घास के तौर पे यूज़ करते हैं, तो वो आपके पास घास होता है। उसका ये फ़ायदा होता है वो थोड़ा थिक होता है तो वो आपको ब्लड रोकने में हेल्प आउट करता है। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि इनके हाथ पे चोट आई, उसी तरह वो अपने हाथ के ऊपर प्रेशर अप्लाई भी कर सकते हैं। ये मैंने घास रख दिया और मैंने इनको कहा ये दबा के रखे दिल की सतह से। एक तो ये तरीक़ेकार है। दूसरा ये है कि मेरे पास गर्म पट्टी मुझे मिल गई है तो मैंने इसको यहाँ से सीधा करें सर, बंद रखें। ये पीछे वाले ज़रा खड़े हो जाएं क्योंकि ये नज़र नहीं आ रहे हैं, मुझे पता है ना। हाँ ये देखिए, ये किया। फिर इसको क्रॉस में हाथ खोलें सर, ये क्रॉस में मैं लेके गया और ये ठीक है, ये इसमें एक इम्प्रोवाइज मेथड है कि अगर आपकी फिंगर्स भी डैमेज होगी, यानी फिंगर पे भी चोट आ गई तो आपके पास पट्टी अगर कम है तो आप फिंगर्स को भी कवर कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि फिंगर अगर डैमेज नहीं हुई है तो ये ना आपने सर में ये वाली पट्टी सिखाई थी तो यहाँ से भी इसको ये आप लोगों के लिए एक इम्प्रोवाइज मेथड बता रहा हूँ कि एक पट्टी से आप किस तरह दो जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है कि आपकी फिंगर डैमेज हो गई है तो उधर से आपने ये सर इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। कोई नहीं, उधर चोट आई है इधर भी आई है, अब आप बेहतर हो जाएंगे। दर्द तो होगा आपको लाने में नहीं, साथ साथ क्या करनी है, काउंसलिंग करनी है, फर्स्ट एड देनी है। ठीक है, अब यही पट्टी आपकी घुटने पे भी है, इस पे भी है और ये भी है। ठीक हो गया, समझ आ गई सर? आ गए पट्टी